तमाम हमारे जो मेहमान है वो जुड़ गए हैं। तारुफ आपका करा देते हैं उनसे। राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण सिंघल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये बजट जो है, अंतरिम बजट के बाद हालांकि पूर्ण बजट जो पेश किया जाएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बजट में आखिर क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि तमाम जो वर्ग है वो उम्मीदें लगाए हुए हैं। नमस्कार पैनलिस्टों के साथ आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, एक तो पहले अंतरिम बजट है तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरा क्या है कि इस सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम बजट है, तो नरेंद्र मोदी अमूमन क्या है कि चुनावी लाभ वाभ देकर के बहुत ज्यादा करते नहीं है। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आम आदमी को फोकस करके कुछ करेंगे। जैसे पहले वो किसान सम्मान निधि वगैरह था, उसमें कुछ बढ़ावा घटावा होगा। हमारे आज के चर्चा का कोई मतलब नहीं है, बजट बन गया है, लेकिन हम लोग चर्चा इस बात पर कर सकते हैं कि चर्चा का प्रधानमंत्री मतलब को है ना, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो उनकी जो बजट से पहले जो तमाम लोग, चाहे टूरिज्म की हम बात कर लें या फिर किसान सेक्टर की हम बात कर लें, तो वो पहले से उम्मीदें जो लगाए हुए हैं उन पर चर्चा तो होनी बेहद जरूरी है। अगर वो चीज नहीं भी होती है तो भी लोगों की बात सुननी बेहद जरूरी है। मैं वही बात कर रहा हूं, क्योंकि चर्चा करने से अब बजट में बदलाव नहीं होगा, वो हो चुका है। उम्मीद जो है, हम उम्मीदों पर चर्चा करते थे कि हमारे देश में ना कई चीजें हैं जिस पर बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन अब तक किसी ने नहीं किया। देखिए, सरकार दो तरह से वसूली करती है, हम उसको वसूली बोलते हैं, तो डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम सब लोग हैं, हम कोई चीज खरीदते हैं, टॉफी, चॉकलेट, चाय, दूध, वो उसमें टैक्स जाता है, कई बार जाता है। हम टैक्स के मकड़जाल में इतना उलझे हुए हैं कि आम आदमी को समझ में नहीं आता कि हम एक ही चीज पर कितना बार टैक्स दे रहे हैं। उससे आम जन को राहत मिलेगी, सरकार को कमाई बढ़ेगी, तब जब डायरेक्ट टैक्सेस पर सरकार का फोकस होगा। अब देखिए, हम 140-50 करोड़ के लोग हैं, लेकिन इनकम टैक्स में पैन कार्ड जानते हैं कितने लोगों के पास है? 2% लोगों के पास भी पैन कार्ड नहीं है। और जिनके पास पैन कार्ड है उनमें टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या, मान लीजिए 100 आदमी के पास पैन कार्ड है तो 10 आदमी टैक्स भरता है। उस 10 आदमी में 5 आदमी तो सीलिंग रेट से ऊपर जाता ही नहीं। मतलब अगर टीडीएस से कमाई नहीं है तो कोई आमजन देता नहीं है। मजे की बात है कि 50 लाख की गाड़ी में आता है और 1.5 लाख का टैक्स भरता है। इस विषय पर अगर सरकार करेगी तो जो सरकार अनाप शनाप, जैसे एक गाड़ी का, मैं लखनऊ तक जाता हूँ ना, 600 रुपया 800 रुपया आगरे तक का टैक्स लग जाता है, तो उसे राहत होगा, आम जन को ही राहत होगा। क्योंकि आप कमाई ज्यादा है कि 100 आदमी से 1-1 रुपया आएगा तो 100 रुपया आएगा। अब 100 रुपया नहीं आ रहा तो एक ही आदमी से 100 रुपया वसूलना पड़ रहा है। इस विषय पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और इसका कोई व्यापक इंतजाम मैं आज तक किसी भी सरकार के, क्योंकि देखिए टैक्स का स्लैब बढ़ जाएगा, वोट कम हो जाएगा। हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, यह टैक्स पर बजट में ही फर्क पड़ने वाला है। हम 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, हम कुछ फ्री, जो फ्री चीज दे रहे हैं ना, आप समझो सबसे ज्यादा महंगा होता है। रेवड़ी कल्चर की आप बात कर रहे हैं? कुछ भी जो, जैसे कि किसान सम्मान निधि हो, कहां से आप मुफ्त में नहीं आ रहा है, वो उसी किसान को कास्ट कर रहा है। क्योंकि किसान पर और उसके उर्वरक पर टैक्स बढ़ गया, उसके बीज पर टैक्स बढ़ गया, उसके उपकरण बनाने वाले चीजों पर टैक्स बढ़ गया। उसको 600 रुपया, उसके 6,000 के बराबर उसको पड़ रहा है। 600 रुपया मुफ्त में मिल रहा है, 6,000 रुपया उसको कास्ट हो रहा है। इस विषय पर सरकार अगर विचार करेगी तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि आम जन को राहत मिलेगा। जो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये चुनावी बजट है, इसमें महिला को कुछ दे देंगे, किसान को कुछ दे देंगे, नौजवान को कुछ दे देंगे, बस उससे कुछ नहीं होगा। आम बजट जब आएगा उसको इन सब चीजों को आपका ये लोग सुनेंगे ना, उनके बढ़ रहे हैं तो कैंडिडेट कम भी किए जा रहे हैं और सरकार हमारी डिजिटाइजेशन के ऊपर बढ़ रही है, इसलिए मोबाइल के रेट 5% कम किए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि आप मान रहे हैं कि कुछ राहत मिल सकती है इस बजट में। हालांकि वो तो देखने वाली बात होगी कि 11 बजे जब ये बजट पेश किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ तमाम जो वर्ग हैं वो उम्मीदें लगाए हैं, उनकी उम्मीदें कितनी ज्यादा खरी इसमें साबित होती हैं। राकेश सिंह जी, राकेश, जैसे कि आप बोल रहे थे कि रेवड़ी कल्चर की आप बात कर रहे थे कि चुनाव से पहले आप कह रहे थे इस बजट में कुछ खास नहीं हो सकता, क्योंकि चुनावों के बाद जो है वो पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उम्मीदें लगा रहे हैं, चाहे महिला वर्ग की बात करें, किसान वर्ग की बात करें, टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टैक्स को लेकर बात करें, तमाम जो वर्ग है वो इस उम्मीदें लगाए हुए हैं कि शायद इस बजट में कुछ खास देखने को मिल सकता है।
लेकिन 19 रुपए जो एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है, इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ये दे दीजिए, उसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। गैस सिलेंडर हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या कोई चीज के महंगाई का वैसा कुछ नहीं होता। महंगाई का वजह तो उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही जितना उसका खर्च हो रहा है। अब खर्च कैसे कम हो इस विषय पर उनको विचार करना, और शास्त्री हमारे साथ बैठे। देखिए, खर्च तब होगा जब उसकी रिसोर्सेज सस्ता होंगे, और हमारे यहाँ रिसोर्सेज सस्ता नहीं है। रिसोर्सेज सस्ता कैसे होगा? 140 करोड़ का मेरा देश है, उसमें आप 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हो, तो काम क्यों करेगा? 81 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है, तो वो खाली बैठा हुआ है, काम ही नहीं करेगा। देखिए, देश में अब हम 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, और शास्त्री हमको इस बात का सपोर्ट करेंगे। हम 10 ट्रिलियन भी डॉलर जा सकते हैं, तब जब 140 करोड़ लोग उत्पादक की तरफ जाएंगे। असली कमाई प्रोडक्शन से होता है, हम सामान बनाएंगे। अमेरिका का अर्थव्यवस्था क्यों है? वो हथियार बेचता है दुनिया भर में महंगी चीजें। फ्रांस का अर्थव्यवस्था बढ़िया क्यों है? वो हथियार बेचता है। और हम क्या बेचते हैं? सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, चूंकि हमने सॉफ्टवेयर में महारत हासिल की है। उसी तरह से अगर हम 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम दे दें, और काम कब देंगे? लाल फीताशाही जब कम होगी। और लाल फीताशाही, आपको याद हो, एक बात रख देता हूं, मनमोहन सिंह जब पहली प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बोला कि हम लाल फीताशाही को हटाएंगे। उनका खुद का हटने का नौबत आ गया। इतनी जकड़न रहे हैं ये सब व्यवस्था में, कोई काम। आपने नया चैनल शुरू किया है, चैनल करेंगे 50 आपको चिट्ठी आ जाएगी। इन सब चीजों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक चीजें सस्ती नहीं होंगी। सस्ता तब होगा जब 140 करोड़ लोगों का। अब सब्जी का मौसम आता है, किसान सब्जी उगा देता है तो वो 2 रुपए किलो हो जाता है, और जब सब्जी का मौसम चला है तो 200 रुपए किलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मांग और डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में अंतर आता है। तो आप डिमांड को मद्देनजर रखते हुए सप्लाई चेन को जब तक मजबूत नहीं करिएगा, चीजों में बैलेंस नहीं होगा। और यह व्यापक निर्णय से होता है, लोक लुभाव से नहीं होता। और लोकतंत्र की कुछ खूबसूरती है तो कुछ बुराई नहीं है। आप कह रहे हैं कि सप्लाई को स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी, क्योंकि फिलहाल के टाइम में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है लगातार। आप हमारे साथ, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। राकेश सिंह जी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही आलोक पांडे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ। तो देखिए, जिस तरीके से बजट पर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम वर्गों की हम बात कर रहे थे। राकेश जी, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ खास हो सकता है? तमाम सेक्टर्स की हम बात करेंगे, तो हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए तो सबसे ज्यादा जो आमूलचूल सुधार हुआ है, जो दिख भी रहा है, वो सड़क और हेल्थ में ही हुआ है। सड़क और स्वास्थ्य प्रधानमंत्री का दिख रहा है। देखिए, जो इंस्टेंट 2.25 लाख रुपया लग रहा था वो 15,000 का हो गया। कैन यू इमेजिन कि जो चीज आपको 2.25 लाख, 1,75,000 की पड़ रही थी, वो 15,000 की हो गई है। जो दवाइयां 500 की पड़ रही थी, अब वो 50 रुपए की हो गई है। यह नरेंद्र मोदी ने जरूर किया है, और ज्यादा गुंजाइश इसमें बन रही है। 2-3 चीजें जो नरेंद्र मोदी को हेल्थ सेक्टर में करना पड़ेगा, वो होगा सरकारी हेल्थ का सुधार। सरकार का जो सरकारी अस्पताल का हेल्थ का सुधार बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, एम्स में जाऊंगा, मेरे को 2 दिन में नंबर ही नहीं मिलेगा। हालांकि अब आधार कार्ड से जुड़ने का व्यवस्था हो गया है। तीसरा क्या होगा कि आज आप एक्सरे करवाइए तो 15 दिन के बाद आपका रिपोर्ट मिलेगा, और 5 महीने बाद आपको नंबर मिलेगा। इन सब चीजों पर सुधार तब होगा जब जाकर के एम्स बढ़ेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद एम्स बढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य को जरा दुरुस्त करें, तब जाकर के जो असंतुलन है ना अपोलो और एम्स का, वो दूर हो जाएगा, आम जन को स्वास्थ्य सुविधा होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं जो ज्यादा मुझे लग रहा है कि इसमें एड्रेस होगा, वो होगा राम मंदिर को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करना। क्योंकि वो विकसित हो चुका है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तो अयोध्या और आसपास में बढ़िया साफ सफाई, क्योंकि हम देखते हैं ना तीर्थस्थल के आसपास बड़े लूट खसोट होते हैं। तांगा वाला कहता है मैं इतना रुपया लूंगा, जो भी वहां इन्वॉल्व लोग हैं वो मनमानी करते हैं। शुक्र है कि वहां पर योगी आदित्यनाथ है तो मनमानी तो नहीं होने देंगे, लेकिन सरकारी स्तर पर उसके विकास का कोई योजना होगा कि मैं अयोध्या जाऊं ना तो मुझे लगे कि मैं भगवान राम का दर्शन करने आया हूं, रहने में, खाने में, आने जाने में मुझे कोई तकलीफ ना हो।
तो जा करके ये पर्यटन बढ़ेगा। और मैं समझ रहा हूं कि आमदनी का जो स्रोत राम मंदिर देगा, जैसे पर्यटन के वजह से, वो कहीं और नहीं देगा। इस बजट से इन सब चीजों को जरूर, राम मंदिर, देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण में राम मंदिर आया हुआ है, तो बजट में नहीं आएगा ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति थे, कुछ प्रोटोकॉल था। ये तो सीधा सीधा सरकार के अंग है, तो ये खूब मंदिर 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 कहेंगे, क्योंकि उससे चुनावी लाभ भी होगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है आलोक जी, मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? क्योंकि 2019 के बजट में देखने को मिला था जब टैक्स में बदलाव हुआ था, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ खास हो सकता है? निशु जी, सरकार सबसे ज्यादा कठोर मध्यम वर्ग के लिए ही है। पिछले 10